नमस्कार, जनसारथी न्यूज में आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र डबरा से कांग्रेस विधायक सुरेश राजे। सुरेश राजे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसारथी न्यूज में। धन्यवाद। सुरेश जी, सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे यही करना चाहूंगा, राजनीति में आना कैसे हुआ? कोई संयोग था या किसी बात ने आपको प्रेरित किया? नहीं, इसको एक्चुअल में राजनीति में आना कोई संयोग बस नहीं था। मेरे, अब उनको मैं अपना मित्र कहूं या जो जिनकी बदौलत मैं आज राजनीति में हूं, एक्चुअल में उनका नाम है सम्मानीय अशोक बाथम जी। अशोक बाथम जी ने वर्तमान गृह मंत्री जी उनके सानिध्य में मुझे लाया और मैंने अपनी राजनीति का ABCD का वहीं से शुरू किया। तो वैसे मैं एक साधारण परिवार से हूँ। मेरे पिताजी एक बहुत छोटा सा काम करते थे, सब्जी का। आज भी वो काम मेरे परिवार में सभी मेरे भाई देख रहे हैं। इस तरह मेरा राजनीति में पदार्पण। सुरेश जी, आम आदमी जिस तरह से देखता है राजनीति को, लोग कहते हैं जन सेवा के लिए राजनीति एक अच्छा माध्यम हो सकती है। कुछ लोग राजनीति में इसीलिए आते हैं। आप किस कारण से, किस लिए राजनीति में आए? आपका क्या उद्देश्य था कि राजनीति में आकर मैं इन उद्देश्यों को फलीभूत कर सकूं? जब वो राजनीतिक शुरुआत की तब तो मुझे कल्पना भी नहीं थी कि मैं राजनीति में यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ तक पहुंचूंगा जी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया और जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जब भारतीय जनता पार्टी में था तब भी, आज मैं कांग्रेस में हूं तब भी, मैंने खुद के लिए कभी किसी पद की मांग नहीं की। भारतीय जनता पार्टी में था तब भी नहीं की। बस जो मिला काम के आधार पे मिला। और जब मैं 2018 में कांग्रेस में आया तो मैं एक साधारण सा आम कार्यकर्ता बनके मैंने 18 में काम शुरुआत किया। ब्लॉक स्तर का पद भी 18 से 20 तक मेरे पास नहीं था, न मैंने कोई डिमांड की। और जो भी मिला वो वर्तमान में कांग्रेस के जिन नेताओं की बदौलत मिला और जिन्होंने मेरे काम को देख के ये सब कुछ यहाँ तक दिया। तो कांग्रेस में अगर मेरी शुरुआत है, कांग्रेस में मैं यहाँ आज हूं, तो जिनकी बदौलत हूँ कांग्रेस में, उनका नाम है अशोक सिंह जी। क्योंकि मैंने 2018 में कांग्रेस के लिए काम किया। 19 में फिर मुझे लोकसभा में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे कांग्रेस में आके विधानसभा लड़ना पड़ेगी। और विधानसभा का जब अवसर मिला तो आज मैं आपके सामने एक कांग्रेस विधायक के रूप में यहाँ बैठा हूँ। सुरेश जी, जब आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, तो भाजपा में थे, उस वक्त आपने चुनाव लड़े भी थे, लेकिन जीत नहीं मिली। जब कांग्रेस आपने ज्वाइन की, कांग्रेस में जब आए, तब आपको जीत का स्वाद चखने को मिला। क्या लगता है आपको, कांग्रेस ज्यादा फल गई, कांग्रेस आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रही? हाँ, राजनीति में कभी कभी मेहनत से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है इसमें किस्मत का वो होना जरूरी है। अब देखिए, इसको किस्मत ही कहेंगे। मैंने पहला चुनाव 1999 में लड़ा। 1999 में मैंने पहला चुनाव लड़ा नगर पालिका अध्यक्ष का। डायरेक्ट चुनाव थे। सम्मानित दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय। मैंने 99 में चुनाव लड़ा और एक ऐसे शख्स के सामने, मैं कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने चुनाव हारा जिनका राजनीति में कोई लेना देना नहीं था। और वो व्यक्ति नगर पालिका पार्षद का चुनाव हार गए थे जिनसे मेरा मुकाबला हुआ। वो कांग्रेस से लड़े, मैं भाजपा से लड़ा, लेकिन मैं भाजपा से हार गया और वो नगर पालिका अध्यक्ष बन गए डबरा में। स्वर्गीय सम्मानीय अन्य के लसिया जी का नाम था। और देखिए, मैंने इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति में भाग्य का कितना बड़ा योगदान होता है। वही 2000 में मेरी माँ चुनाव लड़ी मंडी अध्यक्ष का। मेरी माँ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, बेटा कहाँ इस राजनीति के चक्कर में पड़े हो, दुकान पे ध्यान दिया करो। लेकिन उन्हीं माँ को जो मुझे राजनीति में जाने से रोकती थी, काम करने से रोकती थी, उन्हीं माँ को सौभाग्य प्राप्त हुआ
इमरती जी ने पहला चुनाव लड़ा मंडी अध्यक्ष का। तो इमरती जी लगभग मेरी जहां तक जानकारी है 7वें नंबर पे थी और मेरी माँ वो चुनाव जीती जब भी मैं भारतीय जनता पार्टी में था। भारतीय जनता पार्टी के उस समय सिंबल तो नहीं थे क्योंकि, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक होकर चुनाव लड़ाया और माँ चुनाव जीत गए। 2006 तक वो मंडी अध्यक्ष रहे। तो अब राजनीति का लेकिन कांग्रेस मेरे लिए कितना लकी है कि आप कल्पना कीजिए, जिन इमरती जी के लिए हमने कांग्रेस में जब मैंने ज्वाइन की तो उनके लिए काम किया, और जब काम किया तो हम पूरी टीम को लेके जब काम किया तो जब मैं उनसे हारा था लगभग 33,000 वोटों से, और उन्हीं इमरती जी को जिताने का जब हमने काम किया तो 57,000 से वो जीती। अब देखिए, और फिर उनके सामने कांग्रेस ने मुझे लड़ाया, वो भाजपा से लड़ी तो मैं लगभग 8,000 वोटों से चुनाव जीता आपके सामने कांग्रेस विधायक के रूप में। अब आपने इमरती देवी जी की बात की है तो एक सवाल उनसे मैं करना चाहूंगा जी। इमरती देवी से आपकी तकरार चलती रहती है, कुछ वर्तमान में देखने को मिल रहा है, कुछ पार्षदों को लेकर भी कुछ बात सामने आई थी, खरीद फरोख्त को लेकर उन्होंने कुछ आरोप भी लगाए थे आपको, क्या कुछ बातें थी? देखिए, एक सामाजिक मसला था और बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों ने वो प्रतिमा को खंडित किया, उंगली को खंडित किया। वहां सामाजिक स्तर को लेके वहां कुछ हमारे बौद्ध धर्मावलंबी, हमारे बौद्ध भिक्षु बैठे थे, भंते जी बैठे थे, मैं भी वहां पहुंचा। हम चाहते हैं कि सामाजिक समरसता बनी रहे, और मेरा ऐसा मानना है किसी भी वर्ग में और किसी भी महापुरुष को कोई जानबूझ के टारगेट करे, ये किसी वर्ग विशेष का काम नहीं है। इस तरह की विक्षिप्त मानसिकता के लोग हर वर्ग में होते हैं। तो वहां जाके हमने जब बात की कि हमें बाबा साहब के जब हम प्रतिमा लगाते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हम जहां लगा रहे हैं वो हमारे बाबा साहब की प्रतिमा सुरक्षित है कि नहीं। वो लगाना उतना आसान है, लेकिन फिर उसकी मान मर्यादा को रखना ये बहुत कठिन था। इसी बात को लेकर उन्होंने मेरे को कुछ टिप्पणी की, जैसे कि वो करती रहती। मैंने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप पार्षद बेच आए, तो पार्षद तो हमारी पार्टी के थे, हमारे 10 पार्षद जीते, 6 पार्षद हमारे को लेके हमारी पार्टी के कुछ लोगों का उसमें योगदान था। वो दिल्ली ले गए और सिंधिया जी के वहां उन्होंने उनको कहा तो ये कि ऐसा हम शामिल करा रहे हैं, लेकिन उनमें से 2 पार्षद शामिल हो गए। बाकी जिन पार्षदों को लगा कि ये ठीक नहीं है, आ तो गए, हम फंस तो गए यहाँ के, तो वो भाजपा में तो नहीं गए, लेकिन वो 6 पार्षद हमारे लेके गए और आरोप हम पर लगाया कि आपने पार्षद बेच दिए। तो हमने पूछा उनसे, क्या आपने खरीदे क्या? भाई पार्षद पहले उनके मुंह से निकला कि आपने विधायक बेचे, तो मैंने जवाब दिया मैं उस समय विधायक ही नहीं था, तो विधायक कैसे बेचता? तब उन्होंने कहा कि आपने नरोत्तम मिश्रा को पार्षद बेच दिए। तो भाई अब ये समझ में नहीं आया, हमारे 10 पार्षद जीते, 4 पार्षद हमारे पास रह गए थे, 6 पार्षद ये प्रलोभन देके जो करके ले गए। तो उसका मैंने जवाब दिया कि देखिए खरीद फरोख्त का जो मामला है, बिकने और खरीदने का जो क्रम है, न तो मेरे स्वभाव में है, न मेरी आदत में है, और न मेरी पार्टी की ये विचारधारा है। ये आपको मुबारक हो। तो जहां तक तकरार का सवाल है, मैं राजनीतिक तकरारें चलती रहती है, और वैसे मैं हर नारी का सम्मान करता हूं, और क्योंकि वो एक महिला है इसलिए मेरी ओर से कभी किसी इस तरह का कोई आपने शब्द सुना नहीं होगा 3 साल में कि कोई मेरे पे ये कह सके कि आपने इस तरह का शब्द बोला। बाकी राजनीतिक मतभेद है और राजनीतिक अपनी अपनी विचारधारा है, वो अपनी जगह है। सुरेश जी, आप लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में रहे जी, उसके बाद अब वर्तमान में कांग्रेस में, दोनों पार्टियों की रीति नीति में कितना अंतर पाते हैं, और कहाँ आपको ज्यादा आसान लग रहा है, कहाँ ज्यादा खुश नजर आते हैं? आपको लगता है कि हाँ मैं सही जगह पर आ गया हूँ, या आपको ये लगता है कि नहीं है नहीं जो पहले था वो ज्यादा अच्छा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझसे लोग कहते थे कि आप व्यक्ति तो ठीक हो, कार्यकर्ता भी ठीक हो, लेकिन पार्टी के चयन आपका ठीक नहीं, तो मुझे उस समय लगता था कि नहीं, क्योंकि मेरी राजनीतिक परवरिश, राजनीतिक उससे पहले मेरे परिवार में कोई राजनेता नहीं था, कोई मतलब राजनीति के बारे में एबीसीडी भी नहीं जानता था। तो उस समय हमें लगता था कि नहीं, जिस पार्टी में हम हैं
और जो विचारधारा में हम काम कर रहे हैं वो भी बेहतर है। लेकिन जब एक अवसर मिला तो आज मैं जहां हूं, मुझे लगता है अगर मैं थोड़ा और पहले कांग्रेस में आया होता तो मैं शायद समाज की और अपनी जनता की बहुत बेहतर सेवा कर सकता था। मुझे ऐसा लगता है। मतलब अफसोस है आपको, वो सिर्फ समय आपका चला गया और भारतीय जनता पार्टी में। हाँ, एक काम करने की एक उम्र भी होती है और मुझे ऐसा लगता है कि एक दौर मेरे सामने आया था कि 2003 में मुझे भाजपा छोड़ने का और कांग्रेस में आने का एक बहुत बड़े संत ने सुझाव दिया था कि आपके लिए वो बेस्ट पार्टी है, आपको वहां काम करना चाहिए। तो उस समय नहीं, ये सब मतलब कल्पना भी नहीं थी कि कभी भाजपा छोड़ूंगा। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, मुझे मेरे मन में कहीं से लगता भी नहीं था। लोग सुझाव देते थे, कैसे लोग होते हैं जो पार्टी छोड़ देते हैं। लेकिन एक वाकया ऐसा घटा और उस वाकये ने मेरे मन को विचलित किया और उस घटना के कारण मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। और न कि इस कारण बिल्कुल नहीं छोड़ा कि मुझे कांग्रेस में आकर टिकट चाहिए था, और न मैंने कोई डिमांड की। आप अपने स्तर पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। सुरेश राजे जो कह रहा है कि 2018 में जब मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ, उस समय मैंने ब्लॉक स्तर तक की किसी पद की कोई डिमांड नहीं की। पद की लालसा आपको कभी नहीं? ना भाजपा में था तब भी नहीं, आज कांग्रेस में हूं जब भी नहीं। कांग्रेस ने जो दिया है उसको ठीक से निभाता हूं। और मेरे सामने बड़ी बहुत चुनौतियां थी। देखो, मेरे पे इतने एलिगेशन थे। सबसे पहला एलिगेशन था कि मैं इमरती जी का समधी हूं, उसका फेस करना था। दूसरा, चूंकि मैंने कहा कि मेरे राजनीतिक गुरु के तौर पर अगर ये बात कहें तो मैंने एबीसीडी का का वर्तमान सम्मानीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से सीखा। वो भी मेरे पे एक एलिगेशन था कि जो नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस की सरकार गिराने में उनका इतना बड़ा योगदान है, वो विधायकों को लेकर गए हैं। अगर इसको टिकट दे दिया और पता चला कि ये टिकट लेकर और बीच में से भाग गया तो क्या होगा। और आखिरी में मेरे पे उससे भी बड़ा एलिगेशन था, जब आखिरी में सारे एलिगेशन को पार करते हुए मैं टिकट की दहलीज तक पहुंचा तो ये जी भी लगाया कि देखिए सिर्फ मामला यहाँ तक का नहीं है, और ये 2013 का टिकट दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका थी भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी की। तो उनसे भी मेरे उतने ही मधुर वो थे, और इस कारण भी मेरा टिकट आखिरी में खतरे में पड़ गया। तो ये मुझसे पूछा भी गया तो मैंने बेझिझक भी कहा कि नहीं, मेरे संबंध बेहतर थे। आज भी मेरे संबंध, कोई राजनीतिक मतभेद है लेकिन मेरे संबंध खराब नहीं है। लेकिन जहां तक बिकने और खरीदने की बात है तो बिकने को तो कोई भी बेच सकता है। तो ये मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन संगठन ने, और विशेषकर मैंने जिनका नाम लिया, जिन्होंने मेरी गारंटी कांग्रेस में दी, आज मैं उनके भरोसे में खड़ा उतरा हूं। और जीवन में इतने कम समय में कांग्रेस ने जो दिया है, शायद मैं उसको जीवन भर, अपना जीवन भर सेवा करूं इस पार्टी की, तो मुझे नहीं लगता कि मैं लौटा पाऊंगा, क्योंकि वो भरोसा ही एक बहुत बड़ी चीज थी। इतनी विपरीत परिस्थितियों में मेरे पे जितने एलिगेशन थे और उनके बावजूद कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व ने जो भरोसा किया, उसके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। आज आप ये मानते हैं कि देर आए दुरुस्त आए? जी। आज वर्तमान में डबरा में कांग्रेस को किस तरह से आप नाप रहे हैं, आंक रहे हैं? क्या लगता है डबरा में स्थिति क्या है कांग्रेस की? कितनी मजबूती आपने प्रदान की है कांग्रेस को? डबरा में मैं साहब अपने स्तर पे आप जानकारी लें तो कहीं से कहीं तक आज इतनी मजबूत स्थिति में है कांग्रेस कि जिसकी कल्पना भी लोग नहीं कर सकते कि कांग्रेस सिंधिया जी के जाने के बाद इतनी मजबूत स्थिति में है, जिनके नाम से कांग्रेस जानी जाती थी कि बगैर सिंधिया जी के कुछ है ही नहीं कांग्रेस। तो कांग्रेस अपने आप में, मैं समझता हूं कांग्रेस का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता, और जिन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस में लगा दिया, वो नेता, और उन नेताओं के नेतृत्व में मुझे जो काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं तो धन्य हूं। और कांग्रेस आने वाला जो चुनाव है वो ये तय करेगा
कि मैंने जो आपके सामने जो कहा है वो वाकई में ही कांग्रेस मजबूत हुई है। हुई है, या सिर्फ एक ये इंटरव्यू देते समय कुछ भी बोल देना एक अलग बात है। मैं दिल से कह रहा हूँ कांग्रेस अपने आप में बहुत मजबूत है। 21 तारीख को प्रियंका गांधी आ रही हैं ग्वालियर चंबल अंचल में। कांग्रेस को उम्मीद है कि और ज्यादा मजबूती मिलेगी। आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी के आने के बाद जो गुटबाजी की बात कही जाती है, कहीं कहीं बीच बीच में देखने को मिलता है कि आपस में तकरार देखने को मिलती है, कहाँ तक इस सब पर पटाक्षेप लगेगा और आने वाले समय में कांग्रेस को और ज्यादा मजबूती देखने को मिलेगी? देखिए, जब ये राजनीति का स्वभाव है, पहले की राजनीति में आज की राजनीति में बहुत बड़ा अंतर है। जी। और ये स्वीकार करने में गुटबाजी हर दल में है और कोई भी दल इससे अछूता नहीं है और न भविष्य में रह पाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा है, या कितनी भी गुटबाजी हो जाए लेकिन कांग्रेस फिर कांग्रेस है, और कांग्रेस अपने उस पुराने इतिहास को दोहराने जा रही है इस 23 में, जिसकी कल्पना बहुत लोगों को नहीं होगी। मैं कह रहा हूं कांग्रेस को खुद उम्मीद नहीं है कि जनता कितना बड़ा जनादेश कांग्रेस को देने जा रही है। और जहां तक हमारी बहन प्रियंका दीदी का सवाल है, तो उनके लिए तो अभी मैं पिछले उनके रैली में जबलपुर गया था जी। और जबलपुर वो जो नर्मदा घाट पर गए, वहां जब गए उस जन सैलाब को अगर आपने देखा हो या आप देखना, तो लगता है कि जनता जैसे कभी इंदिरा जी के नाम को सुनने आती थी, देखने आती थी, वो नजारा मैंने वहां देखा। और आने वाली 21 तारीख को आप देखना, मतलब कांग्रेस को खुद इसकी उम्मीद नहीं है कि कितना बड़ा जन सैलाब और यहाँ मेला ग्राउंड में आने वाला है। सुरेश जी, आप जिक्र जरूर कर रहे हैं जबलपुर का, लेकिन वरिष्ठ नेतृत्व तो कहीं ना कहीं ये बात कहता नजर आया है कि जो प्रियंका गांधी की सभा जबलपुर में हुई थी, वहां जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो कुछ देखने को नहीं मिला। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो शायद वहां एकत्र नहीं हो पाया था, नहीं। उतनी उस मुकाम पर नहीं पहुंच सकी थी जो बात की जा रही थी जबलपुर के क्षेत्र के लोगों की। नहीं, उसका एक मूल कारण जो है, आप जो कह रहे हो ना, उसका कारण मैं बता रहा हूँ, उसका मैं था वहां। जब हम रात को वो सभा स्थल देखने गए तो हमें भी लगा कि सभा स्थल का चयन ठीक नहीं हुआ। इतनी बड़ी सभा के लिए और इस तरह के स्थल का चयन करना समझ से परे है। उस कारण को हुआ, अगर यही सभा आप फूलबाग मैदान में प्रियंका जी की अभी कराते तो वो संदेश हम नहीं दे पाते जो अब जाएगा। और ये सबसे बड़ा मैदान है हमारा, और यहाँ अब जो सभा होने जा रही है, तो बिल्कुल हमारे नेताओं ने, हमारे नेतृत्व ने जो फैसला लिया है, और हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता या हमारे कांग्रेस के नेता जिनके कंधों पर जिम्मेवारी पार्टी ने डाली है जी, उनकी भी परीक्षा की ये घड़ी है कि वो कितने खड़े उतरते हैं। तो 21 तारीख को मेला ग्राउंड में जब वो सभा होगी, उस सभा के बाद भी शायद आपके साथ बैठने का मुझे सौभाग्य मिलेगा, तो हम जरूर बताएंगे कि कैसे बना। सुरेश जी, ये भी आ रही है कि प्रियंका गांधी के आने का समय, ये इस समय जो रखा गया है, क्या उचित है? अभी चुनाव की कोई दूर दूर तक घोषणा नहीं है, नवंबर में होने हैं चुनाव जी, लेकिन अगर चुनाव से कुछ पहले अगर प्रियंका गांधी की सभा रखी जाती तो शायद उसका ज्यादा फायदा क्षेत्र के कांग्रेस के जो उम्मीदवार रहेंगे उनको मिल पाता। क्या लगता है? नहीं अगर पूरा प्रदेश है, पूरे प्रदेश में हमें प्रियंका जी की सभाएं कराना, तो ये संभव नहीं है कि सभी सभाएं चुनाव के समय हों। जी, चुनाव के समय फिर जहां जिस तरह का माहौल होगा, जिस तरह की जरूरत होगी, हमें जरूरत है कि कहां किस विधानसभा में हमें ले जाना है, तो वो उस समय की बात है, उस समय के नेताओं के साथ करेंगे। अभी जब अकेले सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं है, अकेला मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप देखना धीरे धीरे जिस तरह से उनकी डिमांड बढ़ेगी पूरे देश में, तो हम कवर कैसे करेंगे, ये संभव नहीं है। इसलिए चुनाव नजदीक है कि चुनाव दूर है, उससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला। सुरेश जी, हम बात डबरा की कर लेते हैं। जी, विकास के मामले में क्या लगता है आपको, डबरा कहाँ पर है? एक समय आप जब भारतीय जनता पार्टी में थे, उस वक्त आपको क्या लगता था कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आप सत्ता में है सर, भारतीय जनता पार्टी तो
डबरा के विकास के लिए कुछ कर सकते हैं। तो आपको कहाँ कमी नजर आई? आज आपको क्या लगता है कि आज जो स्थितियां वहां डबरा में है, विकास के कई और नए आयाम खोले जा सकते हैं, लेकिन चूंकि सरकार नहीं है इसलिए कहीं आपको कुछ कमी नजर आती है? कभी कभी हमारे डबरा का दुर्भाग्य ये रहा, सही मायने में तो डबरा विकास के मामले में हम शून्य पर खड़े हैं। विकास की कोई शुरुआत ही नहीं हुई है जिसको हम कह सके कि डबरा में विकास की एक कोई शुरुआत हुई है। हम कोई एक चीज नहीं बता सकते कि विकास के नाम पर डबरा में ये मिला है। सन 90 से लेकर और 2023 तक डबरा कुछ मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए। डबरा हमारा आज भी वंचित है। डबरा की बहुत बड़ी जरूरत है कन्या महाविद्यालय। कल्पना कीजिए, लगभग 20 साल होने जा रहे हैं शिवराज जी सरकार को। 1 बरस का 1.5 बरस का कार्यकाल छोड़ दें तो पूरा कार्यकाल शिवराज जी को ही मिला। तो इस दौरान चूंकि सरकार में आप भी थे एक तरह से, नहीं देखिए, वो आपने कोई प्रयास नहीं किए जिससे कि वहां पर बहुत प्रयास किए, लेकिन डबरा मैंने कहा ना, देखिए अब क्या हुआ कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो वहां विधायक कांग्रेस का हो गए, तो एक बहाना मिल गया कि कांग्रेस का विधायक इसलिए विकास नहीं हो सकता। जब पहली बार 90 में पटवा जी की सरकार बनी और वर्तमान गृह मंत्री वहां से विधायक बने, तो वो 2 साल में सरकार गिर गई, तो ये बहाना मिल गया कि सरकार का समय नहीं मिला तो विकास नहीं हो पाया। फिर 93 से 98 का समय आया तो बीएसपी का विधायक बन गया, सरकार बन गई कांग्रेस की, तो ये बहाना मिल गया कि बीएसपी का विधायक कोई काम नहीं कर पाए। फिर 98 से 2003 तक ये स्थिति निर्मित हुई कि साहब वो विकास नहीं हो पा। तो मैंने कहा ना, अभी तक का जो मैंने कहा, मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं कि डबरा विकास के मामले में साहब बिल्कुल हम जीरो पे खड़े हैं। चाहे शिक्षा के क्षेत्र की मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र का मामला हो, चाहे हमारा विद्युत का मामला हो, किसी भी मामले में हम डबरा बहुत पिछड़ा हुआ है। अब जिले की मांग इतने लंबे समय से उठ रही है, अब वो जिले की बात जब आती है तो कह दिया जाता है कि ग्वालियर पास में है और ये नॉर्म्स नहीं है इसलिए जिला नहीं बन सकता, जबकि डबरा कई चीजों को वो करता है। 1 लाख की मंडी है, सब कुछ है, और उसके बाद भी डबरा विकास में पिछड़ा हुआ है, और ये हमारे डबरा का दुर्भाग्य है। सूर्य जी, आप जो बात कह रहे हैं ये बात मैं ये करना चाहूंगा, सिंधिया जी ने किसी खास मुद्दे को लेकर सरकार से साथ छोड़ा था जी। उनका कहना था कि ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस जो सरकार है कमलनाथ जी के नेतृत्व में, वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रही, विकास की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, विकास के लिए फंड अवेलेबल नहीं करा रही है। इसी बात पर उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। आप उस तरफ ये बात कह रहे हैं? मेरा जी कहना है, ठीक है, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर और पार्टी छोड़ी, खुद की सरकार गिराई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, आज वो केंद्र में मंत्री भी हैं और उनके तमाम साथी इस सरकार में भी मंत्री हैं। तो अगर इस बात को लेके उन्होंने पार्टी छोड़ी, अपनी खुद की सरकार से अलग होके, अब ठीक है दूसरी पार्टी की सरकार बनवाई, आज उसमें ही मंत्री है, वो उसी दल में है, तो फिर ये 3 साल में केंद्र में भी सरकार उनकी है, बहुत मधुर संबंध उनके वर्तमान प्रधानमंत्री जी से भी है और मुख्यमंत्री जी से भी है, तो आखिरकार उनके मंत्री जी भी है। अब यही से ले लो आप कि अभी 2-3 बार तो कम से कम उनकी इमरती जी प्रद्युम्न सिंह जी के यहाँ कह चुकी लाइट को लेकर, और लाइट के बारे में हमारे डबरा की क्या स्थिति आपसे कोई चुकी नहीं है। तो अब आप बताओ ना कि अगर वाकई में विकास के कारण विकास नहीं करा पा रहे थे इसलिए पार्टी छोड़ी, तो अब तो इतना सुनहरा अवसर था उनके पास, भाई अब 3 महीने में, 2 महीने में, 2.5 महीने में, 4 महीने में तो कोई विकास की गंगा बह नहीं सकती। लेकिन अगर इसी बात को लेके छोड़ा तो हमको वो अवसर मिला, वो अवसर तो उनके हाथ से गया, वो अवसर तो आना नहीं है। तो मैं तो कह रहा हूं ना, मैंने जो कहा है कि डबरा जीरो पर खड़े हैं साहब, हम विकास के मामले में कोई एक बड़ी उपलब्धि नहीं बता सकती। और यहाँ डबरा एक प्रोजेक्ट आया, उसका बड़ा जोर शोर से इतना उसका वो बनाया कि मैं कह नहीं सकता। जिगनी आवाज करी नहर, जिगनी आवाज करी नहर, जिगनी आवाज करी नहर, इसी में पिछला चुनाव लड़ा और उनको उसको लाभ भी मिला कि उस क्षेत्र से उनको जनता ने भरपूर वोट दिया। लेकिन 1300-1400 करोड़ की उस योजना का अगर जमीनी स्तर पर देखने चाहें तो पहले क्या हुआ, उसको बड़े पाइप डलवा दिए,
जब हमने विधानसभा लगाई की जानकारी ली कि कितनी दूरी से कितनी फीट के पाइप और कहां तक डाले गए हैं, तो आनंद फानंद में क्या किया कि उसमें पाइप निकाले गए। फिर उसमें क्या किया कि बोले वाटर नहीं पहुंच पा रहा, वहां सप्लाई नहीं होगी इस पानी से, तो वो सारे पाइप निकाल के फिर छोटे पाइप डाले गए। हमने पूछा अभी तक इस पर कितनी राशि खर्च करके कितना काम किया गया, तो आनंद फानंद में सिर्फ वो पाइप शो करने के लिए इतने छोटे पाइप ले जाकर जमीन में फिर दोबारा से गाड़े गए हैं। और ये 1400-1500 करोड़ अगर उस पर खर्च किया, हम कह रहे हैं 1400-1500 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है। जब हमारी हाई लेवल नहर से भिंड के मुंह तक पानी लिया जा सकता है, तो हमारे दरवाजे से वो नहर गुजरी है जोरासी के वहां से, ये 500 करोड़ भी खर्च कर देते तो हमारा पूरा का पूरा विधानसभा क्षेत्र चिंतित हो जाता, जरूरत नहीं पड़ती। तो साहब इस को चाहे आप विकास कह लो या विकास का प्रयास कह लो, इसके अलावा तो हमारे डबरा में कोई कुछ आज तक हुआ नहीं। डबरा में विकास भले ही ना हुआ जी, क्या किसानों का कोई विकास हुआ है? क्योंकि ये जो बात आती है, डबरा जो है धान का कटोरा भी कहा जाता है, यहाँ गन्ने की पैदावार भी काफी अच्छी की जाती बहुत है। अच्छी बात आपने की है। देखिए मैं गन्ने से शुरुआत करूंगा। कांग्रेस सरकार में एकमात्र इतना एशिया, मतलब एशिया क्या विदेशों तक हमारी द शुगर कंपनी ग्वालियर के नाम से डबरा जो शुगर फैक्ट्री थी उसका विदेशों तक में नाम था। पटवारी की सरकार में जब पटवारी की सरकार बनी पहली बार उसका बिजली कनेक्शन काटा गया और तब से लेके आज तक वो फैक्ट्री भी गायब, सब कुछ गायब हो गया। और बीच में एक दौर ऐसा आया कि हमारे किसानों ने हमारे डबरा क्षेत्र में गन्ना की खेती करना बंद कर दी। वो तो भगवान भला करे वो प्राइवेट सेक्टर वालों का, कि कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोग वहां आए, उन्होंने हमारे गोराघाट एरिया में जो दतिया का हिस्सा है, दतिया विधानसभा का हिस्सा है, जो उस क्षेत्र में वहां छोटे छोटे उन्होंने इनको हम क्रेशर कहते हैं वो लगाए, तो फिर धीरे धीरे हमारा गन्ने का उत्पादन बढ़ने लगा। अब धान पर आ जाए, डबरा में धान और गेहूं दोनों ही इतनी बड़ी एशिया की इतनी बड़ी मंडी होने के बावजूद 1 लाख की मंडी, जब मेरी मां मंडी अध्यक्ष बनी 2000 से 2006 तक, उसी समय 1 लाख की मंडी ये घोषित हो गई थी। लेकिन साहब आज तक उस जो सेट मेरी माँ के समय में बन गए थे, जो मेरी माँ के समय में आरसीसी हो गई थी 2000 से लेकर 2006 के बीच में, उसी दौरान चाहे हमारा गलहुआ का मंडी ग्राउंड हो, चाहे हमारे पिछोर का मंडी ग्राउंड हो, चाहे हमारे करिया का मंडी ग्राउंड हो, ये सारे ग्राउंड जब मां मंडी अध्यक्ष थी उस समय जो मंडियां उप मंडियों की व्यवस्था की, उन मंडियों को ये सरकार 20 साल में आज तक चालू नहीं करा पाई। और उसको छोड़िए, जो जाम लगता है 20 शहर में, उसका एक कारण है कि ये डबरा मंडी को, जिसमें अरबों रुपए की आय है, टैक्स जो अरबों रुपए देती है डबरा मंडी, उस ग्राउंड को भी ये आज की डेट तक, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, पूरे को पक्का नहीं करा पाए। ये स्थिति है। हम किसान को सुविधा कब दे पाएंगे? किसान की बात करें साहब, रोड ठीक है, गांव के अंदर हम अपना पैसा देके आरसीसी डलवा देंगे, सरपंच आरसीसी डलवा देगा, लेकिन किसान को खेत से जब वो फसल लानी है, अब बैलगाड़ियां सब बंद हो गई, ज्यादातर ट्रैक्टर शुरू हो गए, ट्रैक्टर को खेत से और उसके गांव तक लाने के लिए रोड नहीं है। रोड की स्थिति ये है कि ऐसे नियम बना दिए है कि जो पंचायती राज था उसको पूरी तरह खत्म कर दिया। एक तरह से मनरेगा में इतनी दिक्कतें आ रही है काम करने में, सरपंच कोई काम करने तैयार नहीं है, इस तरह के तमाम रंग। तो देखिए किसान कहाँ सुखी है, न किसान के हित की कोई बात हो रही है। कह सकते हैं हम किसान के लिए, हम अजय एक बात बताओ, 6000 रुपए दे दिए, 2000 इनने दे दिए, 4000 प्रधानमंत्री जी ने दे दिए, 6000 रुपए साल का बता दिया हमने दे दिए। अरे हुजूर, आप 6000 दे के उस किसान की अलग से निकाल कितना रहे, कभी इस पे भी तो विचार करो। उसकी फसल बर्बाद हो गई, खेत में होने वाली 2 लाख रुपए की। हमने जा जाके एक एक खेत का सर्वे कराया, कलेक्टर को चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, सर्वे के नाम पर बोले सर्वे टीम बना दी। लेकिन जब तक मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, 2 बार नुकसान हुआ, बाढ़ पीड़ित किसान हुआ, बाढ़ का 1 रुपया मुआवजा नहीं, अवर्षा के कारण बेमौसम बरसात हुई, पिछली उसमें हमारा बाजरा चला गया, तिली चली गई, ज्वार चली गई, तीनों फसलें 98% नुकसान हो गया। 1 रुपया किसी किसान को मिला हो तो बता दें, ये किसान दुखी है। हमने कहा ना, ये मतलब आपका कहना है कि आज की तारीख में किसान जो है वो पूरी तरह से दुखी है। बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, वो ये दावे करती है किसानों की आय जो है वो दूनी करने की बात करती है।
आपको नहीं लगता कि उनकी बात सही है या वो झूठ बोल रहे हैं? आप ग्राउंड रिपोर्ट लें, मैं अगर गलत बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस का पक्ष रखा हूं, इसलिए नहीं, मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने कहा किसान की आय दुगनी हो गई। अरे किसान की लागत कितनी दुगनी हो गई? आय दुगनी छोड़िए, उसकी जो लागत राशि लगती थी, चाहे उसमें कीटनाशक दवाइयों का मामला हो, डीजल पेट्रोल, तो पूरे देश में सभी को, किसान को कोई रियायत तो है नहीं उसमें। और किसान के कल पुर्जे का जहां तक सवाल है, कल तक ट्रैक्टर, अब तो यहां से कल्पना करें 2014 से पहले जिस ट्रैक्टर की कीमत क्या थी, ट्रैक्टर में लगने वाले टायर की कीमत क्या थी, इसकी कल्पना करें। आज किसान की कौन सी फसल का कौन सा दुगना रेट मिलने लगा उसे, इसकी आय दुगने का मतलब है कि पहले किसान की लागत कम थी, किसान की फसल दुगनी होने लगी और किसान की आय दुगनी हो गई। पैमाना तो इससे करेंगे ना हुजूर, जब ट्रैक्टर की रेट बढ़ गई, ट्रैक्टर में चलने वाले कलपुर्जे की रेट बढ़ गई, ट्रैक्टर पे काम करने वाले मजदूर की रेट बढ़ गई, तो किसान की आय दुगनी कहां से हुई? आय दुगनी तो तब होगी ना उसकी लागत कम हो और उसको फसल का दाम ज्यादा मिले। आय दुगनी का पैमाना वहीं से होगा, आय दुगनी का पैमाना इससे बिल्कुल नहीं है। एक किसान का एक ताजा ताजा उदाहरण दे रहा हूं, वेद कागजों के साथ दूंगा। एक हमारे सोसाइटी, इन्होंने सरसों डाल दी, किसानों ने सरसों की पक्की पर्ची मिल गई, पर्ची कंप्यूटर पे चढ़ गई, और तो और किसानों की घुमा घुमा के आज तक पेमेंट नहीं किया। और जब किसान वहां पहुंचे तो पता चला कि अधिकारी कर्मचारियों ने साठगांठ करके उसमें वो दे दिए अपने एफिडेविट कि इन किसानों ने तो साहब वो डाली नहीं है सरसों। भ्रष्टाचार की बात है। आप देखिए इतना बड़ा, कम से कम 1 करोड़ से ऊपर का घोटाला है। जब उसको हमने चिट्ठी लिखी, कलेक्टर को चिट्ठी लिखी, सब किया, बोले जांच करा रहे हैं, पता चला कि नहीं साहब वो दिखवा रहे हैं, तो फिर उन कर्मचारियों ने उन किसानों पर दबाव डालना शुरू किया कि आप इसको मामले को वापस ले लो और आधे आधे में सौदा कर लो, आधी पैसा हम दे देंगे। जब किसान ने बेचारे ने मान के चलो किसी ने 10 कुंटल सरसों डाली है और उससे आप कह के आप 5 कुंटल के पैसे ले लो। अब ये स्थिति तो इस सरकार की है। अब इसमें मैं कह रहा हूँ ये किसान नहीं तो कौन है वो बेचारा जिसने सरसों डाली है? वो व्यापारी नहीं है, वो किसान है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने बहुत सवालों के बहुत सटीक जवाब भी दिए, बेबाकी से जवाब दिए। आपने स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सुरेश राजे, जिन्होंने बड़ी ही खूबसूरती के साथ तमाम सवालों के जवाब दिए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एक बार फिर से डबरा के विधायक बनेंगे और जनता की सेवा में लगेंगे। अगर कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, साथ ही सब्सक्राइब जरूर करिए। खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।